बॉक्सिंग डे टेस्ट डे 3, चाहे नीतीश रेड्डी का शतक हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर का अर्धशतक हो, चाहे ऋषभ पंत का वो पीछे वाला शॉट खेल के आउट होना हो, या फिर इंडिया का बाउंस बैक हो, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा नीतीश कुमार रेड्डी जी को, उनकी फैमिली को। जिस तरीके से उन्होंने शतक को कंप्लीट किया, तो ऑलमोस्ट जो भी खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद था, जो भी दर्शक वहाँ पे मौजूद था, चाहे वो किसी भी देश का था, इंडिया का था, पाकिस्तान का था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का था, उसकी आंखों में आंसू देखने को मिले। और मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि वो सिचुएशन इस तरीके की बन चुकी थी कि सब लोग यही दुआ कर रहे थे कि मोहम्मद सिराज 3 गेंदें डॉट करे और नीतीश कुमार रेड्डी अगले ओवर में आके अपना शतक कंप्लीट करे। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी पारी खेली नीतीश कुमार रेड्डी ने। अभी भी नॉट आउट है। कल के दिन जब खेल स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कि पारी उनकी कहाँ पे समाप्त होती है, या फिर वो नॉट आउट ही जाते हैं। तो अब जो है मैच पे आते हैं हम। देखिए, मैच स्टार्ट होता है सुबह 164 पे 5 से, जहाँ पे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मैच किया स्टार्ट करते हैं। एक टाइम के ऊपर ऋषभ पंत कुछ शॉट्स अच्छे लगाते हैं, रविंद्र जडेजा अच्छा डिफेंस करते हैं, और ये दोनों खिलाड़ियों की गाड़ी जो चलनी है वो स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम पे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो विकेट के ऊपर कोई भी ना मदद है, गेंद सीधा बल्ले पे आ गया है और कुछ भी हरकत नहीं होगी विकेट से। इट मीन्स के प्रॉपर स्मूथ मैच चल रहा है। लेकिन फिर आते हैं स्कॉट बॉलैंड जब आते हैं, ऋषभ पंत ट्राई करते हैं एक शॉट पीछे वाला अपना, तो बॉल उनके सीधे पेट पे लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर स्कॉट बॉलैंड जो है वो राउंड ऑफ विकेट आते हैं, ऋषभ पंत को बॉल थोड़ा आगे डालते हैं, तो शॉट लगाने के चक्कर में बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए जो गेंद है वो थर्ड मैन पे जाके कैच आउट हो जाते हैं नेथन लायन को। अब यहाँ पे जो शॉट खेला ऋषभ पंत ने, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो शॉट 4 रन के लिए 6 रन के लिए जाता तो यही कमेंटेटर, यही दर्शक, यही यूट्यूबर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते। लेकिन इस शॉट की उस सिचुएशन के ऊपर नीड नहीं थी। ऋषभ पंत का खेलने का अंदाज यही है, पूरी दुनिया ही जानती है, और वो इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत ने जब मैच स्टार्ट हुआ तो उन्होंने आगे बढ़ के 1-2 शॉट्स लगाई, परंतु उसके बाद वो क्रीज के ऊपर डटे गए और क्रीज के अंदर से ही बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन जो है पीछे बॉल डाल गए हैं और वो उन्हें बैकफुट पे ढकेलना चाहते हैं। परंतु एक शॉट की गलती और मैच वहां से पलटना शुरू हो गया। देन उसके बाद बल्लेबाजी करने आते नीतीश कुमार रेड्डी। थोड़ी देर जो है बल्लेबाजी चलती है और 30 रन की साइदाई के बाद 221 के रन पे रविंद्र जडेजा नेथन लायन की सीधी अंदर आती गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। उस टाइम पे जो इंडिया का स्कोर था वो था 221 रन। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 64.5 ओवर्स में। अब इस टाइम पे सिचुएशन ये बन चुकी थी कि इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए भी अभी कम से कम 53 रन चाहिए थे, और इंडिया को मैच में वापस आने के लिए वहां पे समय भी बिताना था। अब आते हैं वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पहले बिल्कुल आराम से खेल को चलाते हैं, और एक टाइम पे मेरे माइंड में ये चल रहा था कि नियर अबाउट उस समय 6 या 7 ओवर बचे थे जब नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई शॉट्स देखने को नहीं मिल रही थी। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अभी 80 ओवर के बाद नया बॉल आ जाएगा तो इंडिया तो ऑल आउट हो जाएगी। परंतु जब ऑस्ट्रेलिया ने नया बॉल लिया और जिस तरीके से बल्लेबाजी की नीतीश कुमार रेड्डी ने, वॉशिंगटन सुंदर ने, प्रॉपर आउटसाइड की गेंदों को उन्होंने छोड़ा, प्रॉपर लेफ्ट लॉन किया, प्रॉपर डिफेंस किया, कोई बाउंड्री, कोई हड़बड़ाहट कुछ देखने को नहीं मिली। और उन दोनों 8 नंबर और 9 नंबर के खिलाड़ियों ने मिलके नियर अबाउट 48 ओवर्स खेले हैं उन्होंने। जब वॉशिंगटन सुंदर आए थे तो उस समय 64.5 ओवर हुए थे, और जब सुंदर आउट हुए तो 112 ओवर हुए थे। इट मीन्स के नियर अबाउट 48 ओवर्स इन 2 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की है, जिसका इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि एक तो 127 रन की पार्टनरशिप बनी, जो कि इंडिया की 8वें नंबर के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, और इसके साथ ही साथ इंडिया जो है मैच के अंदर वापसी कर पाया। इसके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया कि वो नीचे से आके अच्छा डिफेंस कर सकते हैं, और ये उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूसरा अर्धशतक था। पहला अर्धशतक वो ब्रिस्बेन के अंदर लगा चुके थे, जहाँ पे इंडिया ने गबा घमंड तोड़ा था, जहाँ पे ऋषभ पंत का नाम आता है, वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर का अर्धशतक भी था, वहाँ पे शार्दुल ठाकुर का अर्धशतक भी था। तो ये इनिंग्स हमें वहाँ पे भी देखने को मिली थी सुंदर से। अभी जो सिचुएशन थी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थी। वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर से नेथन लायन का शिकार बनते हैं, स्लिप के अंदर कैच पकड़ा के चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह, और उस टाइम के ऊपर जो नीतीश कुमार रेड्डी थे वो 97 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी डबल लेते हैं, 99 के ऊपर होते हैं। देन जसप्रीत बुमराह जो है आउट हो जाते हैं। अब बुमराह के आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज आते हैं। 3 गेंदें वहाँ पे बची होती हैं खेलने के लिए,
और उस टाइम पे जो 3 गेंदें खेली हैं मोहम्मद सिराज ने, पहली गेंद बल्ले के बीच में लगाने की कोशिश की, पीछे चली गई सीधी, दूसरी गेंद बाउंसर थी, डक किया, और तीसरी गेंद बल्ले के बीच में से डिफेंस किया मोहम्मद सिराज ने। और आज तक के क्रिकेट के इतिहास में मुझे याद नहीं है कि मोहम्मद सिराज को 3 गेंदें डिफेंस करने के लिए इतनी ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली हो। जो कि 90,000 बंदा मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ था, वो सभी ने अप्रिशिएट किया मोहम्मद सिराज को, और सभी के माइंड में ये चल रहा था कि मोहम्मद सिराज 3 गेंदें निकालें और नीतीश कुमार रेड्डी आके अपना शतक कंप्लीट करें। जब नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पे आते हैं, एक चौका लगाते हैं, शतक कंप्लीट करते हैं, तो कुछ अग्रेशन देखने को मिला, कुछ ऐसा देखने को मिला कि एक 100 लगा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई है। उससे ये पता चला कि ये खिलाड़ी के अंदर ठहराव है, ये खिलाड़ी के अंदर गेम टाइम है, ये खिलाड़ी जानता है कि कितना दूर जा सकता है। और सिचुएशन जिस प्रकार से खड़ी है, नीतीश रेड्डी ने जब शतक कंप्लीट किया उसके बाद ये मैच बैड लैट के कारण रुक गया और मैच दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। उस टाइम नियर अबाउट 20 ओवर का गेम बचा हुआ था जब बैड लैट के कारण खेल को रोक दिया गया। बाद में रेन आ गई तो खेल वहाँ से बंद हो गया। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल अगर आप बात करो 164 पे 5 और 358 फॉर 9, इट मीन्स कि इंडिया ने नियर अबाउट जो है 194 रन बनाए हैं और केवल 4 विकेट खोए हैं तीसरे दिन के नुकसान के ऊपर। अभी सिचुएशन ये है कि 116 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी मौजूद है, और जो अगले आने वाले 2 दिन हैं मेलबर्न टेस्ट के, वहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है और 98 ओवर्स जो है दोनों दिन के अंदर होने पॉसिबल है। इट मीन्स के 200 ओवर आप लगा के चलो कि 2 दिन के अंदर 196-195 ओवर होने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के माइंड में अभी क्या चल रहा है, देखो नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर ने मैच में वापसी तो करवा दी, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये उठता है कि 116 रन की जो लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो उसे किस तरीके से नेगलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं लगा के चलता हूँ कि कल अगर बल्लेबाजी करने आती है इंडिया सुबह नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, तो रेड्डी को ऊपर की 16 रन की लीड भी निकाल देते हैं और 100 रन की अब लीड पकड़ के चलो ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि हम किसी तरीके 350 सवा 300 का टारगेट इंडिया को दे, और ऑस्ट्रेलिया ये भी चाहेगा कि वो इंडिया को चौथे दिन में लास्ट में 5 से 10 ओवर बल्लेबाजी भी करवाएं, क्योंकि वहाँ पे विकेट के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये जो विकेट मेलबर्न की जिस प्रकार से खेल गई है, घास जो है वो सूख चुकी है, काले रंग के अंदर घास आ चुकी है, इट मीन्स के पिच से कोई भी मूवमेंट नहीं है, और जो घास थी उसने विकेट को पकड़ के रखा हुआ है, जिस वजह से अभी तक जो क्रैक्स हैं वो सामने खुल के नहीं आए हैं। क्योंकि मेलबर्न की विकेट में ज़्यादातर देखा गया है कि जब धूप पड़ती है तो विकेट के जो क्रैक्स होते हैं वो खुलते हैं और इवन बाउंस होता है, क्रैक में बॉल पकड़ के अंदर जब पड़ती है तो अंदर बाहर बॉल निकलती है। तो वो सिचुएशन अभी आई नहीं है। हालांकि जो स्पिन है वो होनी स्टार्ट हो गई है विकेट के ऊपर। नेथन लायन ने कोशिश की, इतनी स्पिन नहीं हो गई थी, लेकिन गेंद सीधी अंदर को भी आ गई थी और बीच में एक आधी गेंद स्पिन भी हो गई थी। तो इंडिया कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर 100 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया लेता है तो जसप्रीत बुमराह काफ़ी तगड़ा आएंगे कल सुबह, और अगर ऊपर से 3-4 आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, या फिर ऑस्ट्रेलिया को 150 या 180 तक इंडिया ऑल आउट कर लेता है, तो 300 रन के टारगेट को इंडिया लास्ट डे के ऊपर चेस करने जाएगा। और नेवर नो कि इंडिया लास्ट डे के ऊपर 300 रन चेस कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता लगे हैं बल्लेबाजी में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यशस्वी जायसवाल फॉर्म के अंदर हैं, केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोहली मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ रन्स बनाते नजर आएंगे दूसरी इनिंग्स में। जो उनका फर्स्ट इनिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, कुछ एग्रेशन भी है उनके अंदर जो कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनके साथ किया है या जो लोगों ने किया है ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट इनिंग के बाद। देन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी फॉर्म के अंदर है, वॉशी फॉर्म के अंदर है, जाडेजा फॉर्म के अंदर है, ऋषभ पंत नेवर नो अपने दिन पे वो क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैच अभी जो है तराजू पे खड़ा हो चुका है। अगर इंडिया 200 से नीचे ऑल आउट हो जाता तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाता, परंतु अब ये मैच तराजू पे खड़ा है। अभी मैं ये कहूँगा कि 45-50% जो है ये ऑस्ट्रेलिया की फेवर के अंदर है ये मैच। अगर ऑस्ट्रेलिया तेजी से आगे 250 रन लगा जाता है कल सुबह 40-50 ओवर में, तो इंडिया को 350 रन चेस करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 150-180 पे रोक ले तो फिर इंडिया को यहाँ से मैच जीतने की उम्मीदें बन सकती हैं। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया की कल विकेट्स गिर जाएँ तो ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ का मुझे नहीं लगता सोचेगी। ऑस्ट्रेलिया यही सोचेगी कि किसी तरीके से इंडिया को मैच के अंदर डाला जाए और मैच को बनाया जाए और इस सीरीज़ को जीता जाए। तो दोस्तों ऑल इन ऑल सिचुएशन ये है कि जो थर्ड डे रहा है बीजीटी बॉक्सिंग डे का, उसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये दिन रहा है इंडिया के नाम। केवल 4 विकेट खो के 194 रन इंडिया ने बनाए हैं और आने वाले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं इस मैच की। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कोई ऐसा मैच आए जिसमें 5 दिन हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले, तो ये टेस्ट मैच 5वें दिन जाएगा ही जाएगा। और इस मैच के अंदर मुझे अभी भी 70 से 80% जो रिजल्ट है पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था मेलबर्न टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट डे 3 रिव्यू। आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो।
चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को आपने फॉलो करना है और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा दो लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।